आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची पुलिस की 132 SHOs और हेड मुहर्रर माफिया के मुहाफिज निकले। करप्ट अफसरान से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। मजीद रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं, जानते हैं दुर शहवार से। जी बताइएगा। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कराची पुलिस के 132 SHOs और हेड मुहर्रर माफिया के मुहाफिज निकले। करप्ट अफसरान से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। अपडेट करें आपको, कराची पुलिस के 132 SHOs और हेड मुहर्रर माफिया के मुहाफिज निकले हैं, जबकि करप्ट अफसरान से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। आपको बताएं कि मज़ीद रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं और कराची पुलिस के 132 SHOs और हेड मुहर्रर माफिया के मुहाफिज निकले हैं, जबकि आपको बताएं कि कराची पुलिस के करप्ट अफसरान से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। कराची पुलिस के 132 पुलिस अफसरान और अहलकार जराइम पेशा गिरोहों के सहूलतकार निकले हैं। बात करेंगे दुर शहवार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस के 132 SHOs और हेड मुहर्रर माफिया के मुहाफिज निकले। कराची पुलिस के करप्ट अफसरान से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें कराची पुलिस के 132 पुलिस अफसरान और एहलकार जराइम पेशा ग्रुपों के सहूलतकार निकले। अच्छा जी, फेस जो है वो IG सिंध को हड़ताल कर दी गई है। फेस में शामिल अफराद 58 थानेदार, SHOs और 74 हेड मुहर्रर शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये अफसरान न सिर्फ मनशियात फरोश और गुटखा माफिया की सरपरस्ती करते रहे, बल्कि पार्किंग माफिया, लैंड ग्रैबिंग और गैर कानूनी रेती बत्ती माफिया और चाय के होटल वालों से भी भत्ता वसूली करते रहे हैं। जी, थाना बराह रास्त मुलविस अफराद से किए गए हैं, जिनकी इंचार्ज जो है वो अहम इस फहरिस्त में उनके भी नाम शामिल है। जी दुर शहवार अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। DIG साउथ जोन ने करप्शन और जराइम पेशा अनासर से रवाबित की शिकायत पर बल्दिया टाउन आबिदाबाद चौकी के इंचार्ज को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस में जो है वो जो करप्शन में मुलव्विस एहलकार और अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है बहुत तेज़ी के साथ जारी है। IG गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर अब से चंद रोज़ कबल भी 4 मुख्तलिफ जो सब डिवीजन्स के DSPs के खिलाफ भी इंक्वायरीज़ का आगाज़ किया गया था। उन पर भी जो इल्ज़ामात थे, जो शिकायत थी, उन पर करप्शन की शिकायत थी। और आज DIG साउथ जोन असद रज़ा ने जो है वो एक ऑर्डर जारी किया है। इरफान खान उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करने के जो अहकामात जारी किए गए हैं और साथ साथ उनको गार्डन हेडक्वार्टर भी भेजने के अहकामात जारी किए गए हैं। इन पर जो है मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि इनके स्मगलर से रवाबित थे, जो कि ईरानी डीजल और ईरानी ऑयल की स्मगलिंग में मुलविस लोग हैं। इसके अलावा छालिया और गुटखा और मावा का काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे रवाबित के भी इन पर इल्ज़ामात है। बहरहाल ये अभी इल्ज़ामात है और इन इल्ज़ामात के तहत जो है वो शिकायत पर इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है। और इसमें साथ साथ में जो SSP कीमाड़ी हैं, कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अहमद, उनको भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करें कि ये चौकी इंचार्ज इरफान खान और इनके साथ कितने पुलिस एहलकार और अफसरान मुलव्विस हैं इस पूरे मामले में। तो इसकी पूरी जो है इंक्वायरी करने के अहकामात दिए गए हैं और 3 रोज़ में जो है इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद जो है DIG साउथ को दी जाएगी, जिसके बाद ये जो चौकी इंचार्ज है इनका फैसला किया जाएगा कि इनके खिलाफ मज़ीद क्या महकमा जाती कार्रवाई की जाती है। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से तलबा और ख़वातीन में स्कूटियाँ तकसीम होंगी। 200 ख़वातीन और लड़कियों में स्कूटियाँ तकसीम की जाएंगी। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी के तहत तकरीब शर्जील इनाम मेमन और दीगर वज़रा शरीक हुए। बात करेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, खवातीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 6 माह से पिंक स्कूटी का जो एक बड़ा मेगा इवेंट होने वाला था, वो आज मुनक्किद किया गया है, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। पिंक स्कूटी का जो इनिशिएटिव है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शरीना मेमन की जानब से लिया गया था और अब वो इवेंट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। शरीना मेमन की जानब से बताया गया था कि 1000 स्कूटियाँ जो खवातीन में तकसीम की जाएंगी, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि खवातीन जो है वो जॉब करती हों और
وہ یا تو اسٹوڈنٹ لازمی ہو. تو آج وہ تمام خواتین یہاں پر آئی ہیں, لیکن یہ اس کا پہلا فیز ہے. ان اسکوٹیوں کا پہلے فیز میں جو ہے وہ 200 اسکوٹیاں تقسیم کی جا رہی ہیں, اور میں یہاں پر دکھاؤں تمام یہ وہ اسکوٹیاں یہاں پر موجود ہیں, اور آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو وہ اسکوٹیز یہاں پر رکھی گئی ہیں. اسکوٹی پہ جو ہے وہ باقاعدہ پنک کلر کی یہ اسکوٹی ہے. یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں سیکیورٹی کی جو ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. اسکوٹی کی طرف چلتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں. یہ یہاں پہ بھائی یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ اسکوٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے ذرا, تاکہ ہم دیکھ سکیں. یہ یہاں پر آپ یہ اسٹارٹ ہے, اس کو دبانا ہے. یہ اس طریقے سے اسکوٹی جو ہے وہ یہاں پر اسٹارٹ ہوتی ہے. ہلکی سی ریس دینی ہے بس ہم نے یہاں پر, اس سے ہم ریس دیں گے. اور یہ یہاں پر چابی ہے آپ کی, اگر ہم اس کو ایسے, یہ اس کا ساؤنڈ ہے. اچھا مجھے اس کی بیٹری سسٹم دکھائیں, اور اس کا جو ہے وہ چارجنگ سسٹم بھی دکھائیں. کس طریقے سے سیٹ کے اندر ہی اس کا چارجر بھی ہے, اور یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا یہ بیٹری ہے, اور یہ کیا ہے, یہ بیٹری ہے اس کی, اور یہ اس کے اچھا سائڈ مرر ہیں. سائڈ مرر بھی آپ کو اسکوٹی چلانے کے لیے لازمی ہو, چاہے وہ اسکوٹی ہو یا بائک. یہ چارجر ہے اس کا, اور یہ اس کی کیبل ہے. تمام چیزیں اسکوٹی میں ہی موجود ہیں. آن آف کا اب ادھر کریں گے نا, یہ گاڑی آن نہیں ہوگی, اسٹارٹ نہیں ہوگی. اچھا یعنی ایک ڈائریکٹ بٹن بھی اس میں دیا گیا ہے, جو آپ خفیہ بٹن کی جو چلاتی ہوگی صرف وہی جانتا ہوگا, یہ ڈرائیور ہی جانتا ہوگا. اچھا اب ہم یہ دکھاتے ہیں یہاں پر, یہ اس کا چارجر کا جو وہ ساکٹ ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کی کیبل میں آپ پلگ میں سے لگا سکتے ہیں. یہ وہ پنک اسکوٹیاں ہیں جو یہاں پر کھڑی کی گئی ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے اس ایونٹ کا جو ہے وہ انیگریشن کیا ہے, تاکہ منسٹر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس انیشیٹو کو آگے لے کے چلیں. تو خواتین یہاں پر بڑی تعداد میں آئی, اس کی رجسٹریشن کی گئی. اس کے لیے آپ کے لیے جو ضروری تھا وہ آپ کا کراچی کا ڈومیسائل تھا, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس تھا, آپ کو اسکوٹی چلانا آنی چاہیے, اس کا ٹیسٹ بھی باقاعدہ منعقد کیا گیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جو دوسری چیز ضروری تھی وہ آپ کا NIC بھی تھا. تو تمام چیزیں جو خواتین اس میرٹ پہ پوری اتری, یہاں پہ وہ چیزیں جو ہے وہ بالکل اسکوٹیاں بڑی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں. آج بڑی کابینہ سندھ کی یہاں پر جو ہے وہ اس ایونٹ میں موجود ہے, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, تمام MPs ہیں, تمام MNAs ہیں, سینیٹرز ہیں, ترجمان سندھ حکومت ہیں. خواتین کے ساتھ ساتھ ایک گھر کا پرسن جو ہے وہ اس میں ان کے والدین یا پھر ان کے فادر یا پھر ان کے بہن بھائی جو یہاں پر آ سکتے ہیں اسکوٹی ساتھ میں وصول کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ کہ جب یہ خواتین یہ اسکوٹیاں چلائیں گی تو کراچی کی سڑکوں پہ کیسی لگیں گی. جی آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ, بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ عمر قید کی سزا کا مستحق قرار. مجرم محمد سلیم پر پاکستان مخالف سازش ثابت ہو گئی. عدالت نے 1.5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. ناظرین اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہمارے diplomatic friends for joining us today as well. آج سندھ حکومت کی طرف سے ایک بڑا دن رہا ہے, اور یہ میرا دوسرا پروگرام ہے جہاں ہم ایک منصوبہ لانچ کر رہے ہیں. صبح میں نے ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا منصوبہ سندھ حکومت نے اعلان کیا. سیلاب میں ایگریکلچر ایمرجنسی وزیر اعظم صاحب نے ڈکلیئر کیا, تو آپ کا وزیر اعلیٰ نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے کہ سندھ بھر کے جو چھوٹے کسان ہیں, چھوٹے زمیندار ہیں, ان کو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو جو 1 to 25 ایکرز تک کے جو زمیندار ہے ان کو ہم مالی مدد دیں گے تاکہ وہ DAP یوریا لے سکے. اور آج ہم جو اپنے یہ دوسرا ایونٹ کا جس پہ میں موجود ہوں, ہم اپنا پنک اسکوٹر الیکٹرک بائک کا جو انیشیٹو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس انیشیٹو یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ویسے پورے سندھ میں عام آدمی کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی پہنچانے کے لیے اپنے کوششیں جاری ہیں. ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ سندھ پاکستان کا پہلے صوبہ تھا جس نے الیکٹرک بسز
इंट्रोड्यूस करवाया। फिर सिंध पाकिस्तान का पहले सूबे था और कराची शहर पाकिस्तान का पहले शहर बना जहां हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पिंक बसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और आज मैं बहुत खुश हूं कि अब एक और इनिशिएटिव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से जहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, जो सबसे ज़्यादा मसाइल हमारे पाकिस्तान के, सिंध के, इस शहर के ख़वातीन को होते हैं, उनको ना सिर्फ हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में हम पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इस मुल्क के ख़वातीन के साथ खड़े हैं मगर हम समझते हैं कि ना हमारा मुल्क में तरक्की हो सकते हैं, ना हमारा मईशत में तरक्की हो सकता है, ना हमारे मुआशरे में तरक्की हो सकते हैं अगर ख़वातीन अपना किरदार नहीं अदा करते हैं। और जहाँ दुनिया भर में ऐसे अफसोस के साथ ममालिक हैं कि वो ख़वातीन के हकूक़ पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ख़वातीन के मोबिलिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे मुख्तलिफ़ तरीके से पाबंदियाँ लगा रहे हैं, वहाँ आपका सिंध हुकूमत ख़वातीन को हर लिहाज से मौके फ़राहम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पिंक स्कूटर की फैसिलिटी के थ्रू ना सिर्फ उनको ये मोबिलिटी का एक तरीक़ेकार है मगर ओवरऑल हमारा मईशत में उनको अपने रोज़गार पहुँचाने में एक आसानी होगा। या मैं साथ साथ सिंध का प्राइवेट सेक्टर का जिक्र करना चाहूँगा और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा जो KFC ने इस मंसूबा को सपोर्ट करते हुए हमारे जो ख़वातीन के जो लाइसेंसेस बनेंगे और जो ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ में वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं इनकरेज करता हूँ सिंध का प्राइवेट सेक्टर को कि वो आए, सिंध हुकूमत के साथ दे ताकि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जैसे हमने थरकोल में एक थरपारकर में मुआशी इनकलाब लेकर आए हैं, जैसे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा ब्रिजेस में, हमारे सड़कों में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे लेकर आए हैं, जैसे हमने सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके अपने अवाम को सहूलत पहुँचाई है, वैसे ही मैं चाहूँगा कि हम दावत दें प्राइवेट सेक्टर को कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके काम करें। और हम चाहेंगे कि ऐसे विन विन मंसूबे दिया जाए जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए और हमारा पब्लिक अवाम को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने कहा था कि नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट द रोल of their women, और आज हमारा सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे के ज़रिए हमारे सिंध के ख़वातीन के लिए ये फैसिलिटी दिलवाया है। जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक और तकरीब से खिताब कर रहा हूँगा जहाँ हम पिंक टैक्सीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम पिंक टैक्सीज़ के ज़रिए ख़वातीन को रोज़गार के मौके भी फराहम करना चाहेंगे और साथ साथ सूबे के ख़वातीन को एक महफूज ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में एक और इजाफी इंशाअल्लाह ताला ये कारनामा हम करके दिखाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने आज हमें ये ज्वाइन किया है। मैं सीनियर मिनिस्टर सिंध, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मंसूबा शुरू किया है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब जारी था।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बड़ा फैसला। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट उम्र कैद की सजा का मुस्तहिक करार ठहरा है। मुजरिम मोहम्मद सलीम पर पाकिस्तान मुखालिफ साजिश साबित हुई है। अदालत ने 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। बताते चलें कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट उम्र कैद की सजा का मुस्तहिक करार। मुजरिम मोहम्मद सलीम पर पाकिस्तान मुखालिफ साजिश साबित हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ये बड़ा फैसला है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट उम्र कैद की सज़ा का मुस्तहिक करार। मुजरिम मोहम्मद सलीम पर पाकिस्तान मुखालिफ साजिश भी साबित हुई। अदालत ने 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। मुजरिम ने रॉ से ताल्लुक़ का एतराफ़ किया। प्रोसिक्यूशन का ये दावा है। बात करेंगे, आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट उम्र कैद की सज़ा का मुस्तहिक करार दे दिया गया है। अभी आपको बताएं कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा मुस्तरद। मुस्तफ़ा कमाल के बाद मुर्तज़ा वहाब ने भी बेटी को वैक्सीन लगवा दी है। मेयर कराची ने बेटी के साथ वैक्सीन के बाद तस्वीर शेयर कर दी। मैंने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाया, मुर्तज़ा वहाब का पैगाम। बताते चलें कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा मुस्तरद। मुस्तफ़ा कमाल के बाद मुर्तज़ा वहाब ने भी बेटी को वैक्सीन लगवा दी। इस हवाले से बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अच्छा इक़दाम सामने आया है कि उन्होंने अपनी साहिबजादी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन जो वो खुद लगवाई है, और इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट वायरल की है। और उनका कहना है कि तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। जबकि इससे कबल जो है वफाकी वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी अपनी साहिबजादी को वैक्सीन लगवाई थी और आवाम को पैगाम दिया था कि वालिदैन को वैक्सीन लगवाएं। और इसके साथ साथ जो इफ्तिताह किया गया था वो प्रोफेसर खालिद शफी ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन किया था। और उन्होंने पैगाम भी दिया था तमाम वालिदैन को कि प्रोफेसर, डॉक्टर्स और वजीर और जिस तरह मेयर कराची अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो तमाम अफराद को चाहिए कि अपनी 9 साल से लेकर 14 साल तक की जो उम्र की बच्चियां हैं उनको भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। क्योंकि कराची समेत सिंध भर में और मुल्क भर में ये वैक्सीन मुहिम जारी है। और सिंध में 12 रोज़ा इंसदाद सर्वाइकल कैंसर की मुहिम जारी है, जिससे आज जो है वो 10वां रोज़ है और 41 लाख से ज़ायद जो है वो बच्चियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस हवाले से PMA ने भी मुतालबा किया है वालिदैन से कि अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। क्योंकि हर साल हज़ारों की तादाद में ख़वातीन इस बीमारी का शिकार होकर इंतकाल कर जाती है। तो मेयर कराची, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से अच्छा इक़दाम उठाया गया कि उन्होंने इस बीमारी से बचाव की वैक्सीन के हवाले से खुद जो बच्चियों को वैक्सीन लगाने का आगाज़ भी किया है और सोशल मीडिया पे भी पैगाम दिया है। जबकि इसके अलावा आवाम को भी ये पैगाम दिया गया है कि तमाम लोग जो हैं वो वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि उनकी बच्चियां महफूज रहें इस बीमारी से। जी इब्राहिम रिंद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन के 27 अफसरान की तरक्कियां मंजूर। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास। 10 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 18वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में अली नवाज महवर, इरफान अरबाब शामिल हैं। अब्दुल्ला कादिर दुरानी, सलीमुल्लाह मेमन को भी तरक्की मिली। 17 इंस्पेक्टर्स को 17वें ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, किस किस को तरक्की मिल गई? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ इरशाद की ज़ेर सदारत सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास हुआ है। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद इरशाद, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद नजम अहमद शाह, सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली ब्रह्मनी, चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन सैयद जुल्फकार अली शाह, डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी एंटी करप्शन इम्तियाज अली अबरू और दीगर शरीक हुए। इजलास में 17 ग्रेड के 10 असिस्टेंट डायरेक्टर को जो है 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां देने की मंजूरी दी गई। तरक्कियां पाने वालों में अली नवाज पंवर, इरफान अली अरबाब, अब्दुल कादिर खान दुरानी और सलीमुल्लाह मेमन शामिल है। इनके अलावा शफायत अली मिर्जा, नज़ीर अहमद मलक, खुदाबख्श लगारी, सैफुल्लाह अली पोटो, शाहिद हुसैन शाहानी और रत्तो खान दिलवानी को भी 18 ग्रेड में तरक्की मिल गई। जबकि 16 ग्रेड में 17 इंस्पेक्टर को भी
जो है 17 ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां देने की मंजूरी दी गई, जिसमें असद राफुल भुट्टो, मंसूर अहमद पंवर, इकबाल हैदर खोखर शामिल है, जिनसार अली सुमरो, मकसूद अहमद सुमरो, जावेद हुसैन चाचड़, मोहम्मद शामिल भुट्टो, इमरान रहीम को भी जो है 17 ग्रेड में तरक्की मिल गई है, जबकि कामरान मेमन, बहादुर अली मक्सी, मंजूर अहमद मेमन, शाहिद बशीर खोसो, मोहम्मद कासिफ गुजर को भी 17 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज पंवर, जावेद खान मस्तोई, सबतुल्लाह शेख और जीशान हैदर को भी 16 से 17 ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है आज़ाद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $20 सस्ता होकर $3,750 फी औंस पर आ गया। एक तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता हो गया। एक तोला सोना 3,96,800 का हो गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सिटी 21 अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जा रहा है आलमी मार्केट में जो फी औंस सोने की कीमत है वो $20 कमी हुई है, जिससे $37 $3,750 फी औंस तक गिर गई। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना जो है 2,000 रुपये सस्ता होकर $3,96,800 का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है 1714 रुपये कमी के बाद $3,40,192 का आ गया। साथ ही देखा जाए एक तोला चांदी की कीमत 26 रुपये कमी के बाद जो है 4,663 रुपये पर आ गई है। यहाँ सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में जो सोने की कीमत में कमी हुई उसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि ओवर बाइंग देखी जा रही है सोने के सौदों में, जिस वजह से अब उसमें रिकवरी देखी जा रही है। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत से फौरी तौर पर गंदम की सरकारी कीमत का ऐलान करे चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का मुतालबा। बोले अगर निर्ख तय न किए गए तो मुल्क को 150 अरब रुपए की गंदम दरामद करनी पड़ेगी। उन्होंने खबरदार किया कि रिलीफ न मिलने पर नए सीजन में गंदम की काश्त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी काविश, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए किसानों ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कहा जा रहा है कि गंदम की सरकारी कीमत जारी नहीं की गई। क्रॉप सीज़न एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इस पर खालिद हुसैन बाट का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, कुछ दिनों कबल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, दोबारा कब तक ये सिलसिला चलेगा और उस पर क्या लाहेमल है आपका? देखिए जी, पिछली दफ़ा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गंदम का रेट बढ़ जाएगा। गंदम पाकिस्तान ने स्टोरेज नहीं की, ना पास्को ने ली, ना फूड ने ली। तो आज वही हुआ कि जो 1800 से किसान से ख़रीदी थी आज मार्केट में 4000 से 5000 रुपये मन बिक रही है, और अभी गंदम आने में 7 से 8 महीने बाकी हैं। तो ये मार्केट और ऊपर जाएगी। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आगे किसान पिछले साल गंदम कम काश्त की है, और अगर गवर्नमेंट इस टाइम रेट डिसाइड नहीं करती तो अगले साल गंदम 50% से 60% गंदम कम काश्त होगी। तो पाकिस्तान के पास इतना ज़रा मुबादला डॉलर नहीं कि गंदम बाहर से मंगवा ले। हालिया हमने दोबारा इंपोर्ट की कोशिश की, गंदम कीमत भी ऊपर गई, इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अभी तो गंदम बाहर से मंगवाई नहीं, सोचा जा रहा है कि गंदम बाहर से मंगवाएं। तो इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट का भी रेट इतना नहीं है कि वो इसको बीट कर सकेंगे। तो अगर यही पैसे जो बाहर से पैसे डॉलर मंगवा के गंदम मंगवा रहे हैं, अगर वो किसानों को दिए जाते तो आज किसान भी खुशहाल होता और लोगों को आटा भी सस्ता मिल रहा होता। क्या प्लान है फ्यूचर? एहतजाज कर रहे हैं। कल हमने पंजाब में किया है, कसूर में, नसीराबाद में किया है, सखर में है। इस तरह मुख्तलिफ ज़िलों में एहतजाज हमारे जारी है। खालिद हुसैन बाट मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने इनके मसाइल हल ना किए तो फिर वो मजबूरन एहतजाज करेंगे। जी, सिंध हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमात के मुल्ज़िमान की बिरून मुल्क से हवालगी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरीज ने अदालत में जमा करा दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में माहम अमजद नामी खातून की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इनके वालिद जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे उनको कत्ल किया गया, और जो मुल्ज़िम है तकी हैदर वो यहाँ से फ़रार होकर दुबई चले गए हैं। लिहाजा दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि मुल्ज़िम को जो है गिरफ़्तार करके मुल्क वापस लिया जाए, वापस लेकर आया जाए, और ताकि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू हो। ये दरख्वास्त जो है काफ़ी अरसे से ज़ेर समाअत है। इस पर आज जो है वो दरख्वास्त पर समाअत हुई है।
لہٰذا عدالت میں آج جو ایڈیشنل سیکریٹری انٹیریئر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے والد کے قتل کیس میں جو مفرور ملزم ہیں ان کی واپسی کے لیے کارروائی باضابطہ طور شروع کر دی گئی ہے. لہٰذا اسی کیس میں حماد صدیقی جو کہ ایک اور مفرور ملزم ہے ان کی واپسی کے لیے بھی جو ہے معاملہ زیر بحث آیا. لہٰذا عدالت نے کہا کہ دونوں ملزمان کی واپسی کے لیے وکلا کی خدمات جو ہیں حاصل کی جائیں. لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. جی ابھی آپ کو بتائیں کہ ICCO کی جانب سے حلال فیشن کانفرنس کا کلفٹن میں انعقاد ہوا. کانفرنس کا مقصد فیشن کے نت نئے انداز متعارف کرانا تھا. سربراہ حلال فیشن کانفرنس ایون کے مطابق حلال فیشن کانفرنس میں شریعت کو بیچ میں نہیں لایا گیا. بات کریں گے دعا شکیل سے. جی بتائیے گا دعا. ICCO کی جانب سے یہاں پر جو ہے حلال فیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. فیشن کانفرنس کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا ہے لیکن حلال فیشن کانفرنس کیا نام سے ہی کافی زیادہ منفرد لگ رہا ہے. ان سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ ایمن موجود ہیں جو اس کانفرنس کو لیڈ کر رہی ہے. ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میرا نام ایمن ہارون ہے. آئی ہیڈ دا بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایٹ ICCD اور اس کانفرنس کو بھی لیڈ کر رہی ہوں. آپ نے بڑا مزے کا سوال پوچھا. فیشن تو ہم نے بڑا سنا ہے, میں نے اپنی زندگی میں بڑے فیشن شوز اٹینڈ کیے, مگر حلال فیشن کیا ہوتا ہے. سو وین وی ور پلاننگ آل آف دس ہمیں بھی بڑے سوالات سننے کو ملے. حلال فیشن از بیسیکلی ہم یہاں بات کریں ان پرنسپلس کی جو کہ فیشن انڈسٹری پہ اپلائی ہو سکتے ہیں, کیونکہ حلال ایک بزنس ماڈل ہے. حلال ایک 4 ارب ڈالر کی 4 کھرب 4 ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے جس کو پاکستان اگر ٹیپ کرے تو کتنا زیادہ اکانومک بوم آ سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ جو ہماری آڈینس ہے جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائنرز ہیں, جس میں ٹی ٹیپ کے CEO تھے, البرکہ بینک کے CEO ہیں, میرے اپنے باس ہیں شیخ یوسف حسن خلابی, and you know people like from that industry, fashion designers, textile designers, experts, online marketing people, influencers, سب اس وقت موجود ہیں یہاں پہ, اور سب ایک ڈائلاگ یہ کر رہے ہیں کہ حلال بیسیکلی ہے کیا اور حلال کو ایز اے برانڈ, ایز اے بزنس ماڈل کیسے لے کے چلیں. حلال بیسیکلی صاف اور شفاف طریقے کو کہتے ہیں. اٹس پرمیسیبل, جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کام کرنے کا طریقہ کتنا فیئر ہے, کتنا ایتھیکل ہے. سو وی بیسیکلی ٹیپنگ دیٹ کہ ہاؤ ٹو برنگ ایتھکس انٹو دا فیشن. ہماری تھیم بھی ایتھیکل, سسٹینیبلٹی, انکلوزیوٹی اینڈ فیتھ ڈریون ہے جو ہم نے رکھی ہے. اگر آپ میرے پیچھے بیک ڈراپ دیکھیں سو یو کین سی اٹ, اور اس میں بھی ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ فیشن از پرسنل اینڈ اٹس پروگریسو. لیکن اب پوری دنیا گریجولی ماڈرن فیشن کی طرف جا رہی ہے, تو کیا ماڈرن فیشن کو ہم حلال کی پریکٹسز میں لا سکتے ہیں؟ آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ ایمن موجود تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کا جو کانفرنس ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ فیشن کے اندر ہم نئے طریقے کیسے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ورڈ حلال ہے وہ شریعت سے اور اسلام سے ریلیٹڈ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم آئے دن گزرے میں فیشن کے اندر کون سے نئے طریقے لا سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم چینج کر سکیں. جی نویں اسٹوڈنٹس اولمپکس گیمز میں گرلز اور بوائز میں ٹگ آف وار کے مقابلے ہیپی ہوم اسکول نے بہاج اسکول کو شکست دے دی ہے. جیت پر کھلاڑیوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے محمد حماد. جی حماد. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں 9 اسٹوڈنٹ اولمپکس گیمز میں مختلف کھیلوں کے جہاں مقابلے جاری ہیں وہاں آج ٹگ آف وار کے مقابلے شروع ہوئے ہیں, جس میں او لیول کیٹیگری کے درمیان یہ مقابلے ہو رہے ہیں, جس میں جو ہے ہیپی ہوم اسکول اور جو ہے واج اسکول کے درمیان مقابلہ ہوا, جس میں جو ہے ہیپی ہوم اسکول نے جو ہے 2 شروع کے جو سیٹ تھے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے لیگ میچ میں. ہمارے ساتھ جو ہے ٹگ آف وار کے کھلاڑی موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا, پہلا میچ تھا آپ لوگ جیتے ہیں, لیگ میچ ہے, ایک میچ اور جیتیں گے تو کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر جائیں گے. پہلے تو یہ بتائیں اسٹوڈنٹ اولمپک میں پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں یا اس سے پہلے آپ اسکول کی طرف سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کھیل چکے ہیں؟ میں تو پہلی مرتبہ کھیل رہا ہوں, دوسرے 1-2 مرتبہ پہلے آ چکے ہیں. فار می اٹس مائی فرسٹ ٹائم. کیسا لگ رہا ہے اسٹوڈنٹ اولمپک گیم میں پارٹیسپیٹ کر کے, اور کون کون سے کھیل میں پارٹیسپیٹ کیا؟ ٹگ آف وار کا مقابلہ کیسا رہا آپ کا؟ ٹگ آف وار کا کافی اچھا رہا ہے. ابھی تھرو بال کے لیے آؤں گا میں اس سیٹرڈے. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا اس مقابلوں کے بارے میں, جو یہ آرگنائز کراتے ہیں مقبول صاحب, ان کی یہ کاوش ہے پورا یہ ٹورنامنٹ, وہ پورا یہ جو اسٹوڈنٹ اولمپک ہے وہ آرگنائز کراتے ہیں, تو کیسے لگ رہا ہے یہ پورا ایونٹ؟ It has been a very enjoyable experience, and as you can see, we just had the first game. Let's hope that we continue this winning streak till the end. اچھا, اور بھی کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کیا ٹگ آف وار کے علاوہ؟ No, this is the only game I'm going to be participating in. جو ہے کھلاڑی کافی خوش نظر آ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کریں گے جس طرح پہلا میچ جیتا ہے اسی طرح باقی کے اپنے میچز جو ہے جیت کر ٹگ آف وار میں جو ہے فائنل جیتے, نہ صرف ٹگ آف وار دیگر کھیلوں میں بھی فائنل جیتے.
पाक बहरिया की दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल रिगाटा सेलिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज़ है। मिस्र, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, रूस, श्रीलंका, थाईलैंड और तुर्किया की टीमें मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। बात करेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी बताइएगा। की जानिब से इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा की जो चैम्पियनशिप है आज उसका तीसरा रोज़ है और इसमें पाकिस्तान समेत 8 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त गहरे पानियों में मौजूद हैं और वो अपना जो गेम है वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं। इस वक्त समंदर जो है वो बहुत रफ़ है, आप देख सकते हैं किस तरह ये समंदर की जो मौजें हैं वो आज टकरा रही हैं हमारी इस बोट से। ये बोट भी इस वक्त जो है वो हिचकोले खा रही है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान नेवी का ये जो इवेंट है इसमें प्लेयर्स भी बड़े जाफेशानी से और बड़ी ज़रूरतमंदाना तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और खेल रहे हैं और अपनी जो रेस है वो सेलिंग रिगाटा के अंदर जो है वो दौड़ा रहे हैं, अपनी जो बागबानी कर रहे हैं। इस वक्त भी हम गहरे पानी में मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये जो सेलिंग रिगाटा है ये अपने 27 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी और फिर जितने वाले जो भी प्लेयर्स होंगे, जितने मालिक जो हिस्सा लेंगे उनको ये इनामात भी दिया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं समुद्र बहुत रफ़ है और वो सेलिंग में हिस्सा लेने वाले जो प्लेयर्स हैं वो मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद आपको दिखाएंगे कि वो प्लेयर्स जो है वो अपनी बोट से वो दौड़ा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त गहरे पानियों में मौजूद हैं और वो हिस्सा ले रहे हैं। ये इस वक्त जो है पाक 4 नामी जो सेलर जो है वो इस वक्त अपने प्ले को अदा कर रहे हैं और गहरे पानी में मौजूद हैं। बड़ी ख़तरनाक आज मौजें हैं जिससे ये टकरा कर जो है वो इस खेल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और ये जो सेलिंग रिगाटा चैम्पियनशिप है ये 27 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी। जी।